हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट रिटन बाय विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग एक राइटर थे जो नावल लिखा करते थे थ्रिलर जेनर पे, और इनकी नावल्स इन 30 ईयर्स में बहुत फेमस हुई थी, 1950s, 60s एंड 70s। इन 30 सालों में उनकी नावल्स ने मतलब ऊंचाइयां छुई थी। और इस स्टोरी में भी उन्होंने एक चोर के बारे में बात की है। चोर का नाम होता है हॉरेस डैमी। ये चोर जो होता है प्रोफेशनल चोर नहीं होता, ये चोर बाय चॉइस होता है, और इसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है बिकॉज पीपल डोंट नो दैट ही इज़ अ थीफ। और ये एक चोर जो है इसकी 50 ईयर्स की एज है, अनमैरिड है, और अपने 2 हाउसकीपर्स के साथ रहता है। ये जो दोनों हाउसकीपर्स हैं इसका बहुत ख्याल रखते हैं, और वो चिंता में रहते हैं इसकी तबीयत को लेकर बिकॉज इसे हे फीवर के अटैक्स आते हैं समर्स में। हे फीवर होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हो किसी प्लांट की, किसी फ्लावर की, और वो आपको इरिटेट कर दे नॉस्ट्रल्स में, और आपको छींके चालू हो जाएं, या बहुत तीखी स्मेल किसी चीज़ की आपको इरिटेट कर दे और उस वजह से आपको बुखार आने लगे। दैट इज़ नोन एज हे फीवर। एंड फिर ये होता है कि इसके जो सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और ये इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल होता है अपने बिज़नेस की वजह से, जिसकी वजह से ये 2 सर्वेंट्स को अफोर्ड कर सकता है। इसका बिज़नेस जो होता है वो होता है लॉक्स एंड कीज़ बनाने का। बट आज से 15 साल पहले ये एक बार जेल गया होता है जहाँ पे इसने काम किया होता है लाइब्रेरी असिस्टेंट का, जिसकी वजह से इसे एक शौक़ लग जाता है। वो शौक़ ये होता है कि इसे एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स कलेक्ट करने का शौक़ लगता है। अब ऑब्वियसली क्योंकि वो रेयर भी हैं और एक्सपेंसिव भी, तो ये कैसे ख़रीदेगा, तो ये हर साल एक चोरी करता है, एक सेफ को लूटता है, जिसकी वजह से इसके पास साल भर पैसे होते हैं बुक्स ख़रीदने के लिए। बट ये उस पैसे को सिर्फ बुक्स कलेक्ट करने के लिए ही इकट्ठा करता है, और ये वो बुक्स कभी भी डायरेक्टली नहीं खरीदता कि लाइमलाइट में आ जाए। ये एक एजेंट के थ्रू उन बुक्स को कलेक्ट करता है। अब ये होता है कि जुलाई के मंथ में इसको लगता है कि मुझे फिर चोरी करनी चाहिए क्योंकि ऑटम में कुछ बुक्स रिलीज़ होने वाली हैं, तो इसको वो ख़रीदनी है, वो रेयर भी हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए वो चोरी करना चाहता है। अब ये एक हाउस के बारे में पढ़ रहा होता है जो शॉर्ट ओवर ग्रेनिज में होता है, और उस हाउस में जो फैमिली रहती है वो लंदन गई हुई होती है, और ये उसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुका होता है हर एक चीज़ के बारे में। एंड वो जो फैमिली होती है वो 2 नौकरों को पीछे छोड़ के गई होती है सो दैट दे कैन लुक आफ्टर द हाउस। अब एक दिन ये वहाँ पे होता है अपने टूल्स, जितने भी टूल्स इसको ज़रूरत होती है उन सबके साथ एक बैग में, और ये सडनली नोटिस करता है कि जो दोनों सर्वेंट्स हैं वो मूवीज़ के लिए कहीं जा रहे हैं, और ये देखता है कि उसने किचन के बाहर एक दरवाज़ा है, उसके हुक पर चाबियाँ लटकाई हुई हैं। अब ये सोचता है कि मेरे लिए बहुत आसान है चोरी करना, तो ये गार्डन के पीछे वाली वॉल से आता है क्योंकि इसे सारी वायरिंग सब चीज़ों के बारे में पता होता है, कौन सा करंट कहाँ पर है, कौन सा लॉक कहाँ पर है। तो ये ईज़िली वहाँ से डोर तक आ जाता है, और डोर तक आने के बाद ये अपने ग्लव्स पहने होते हैं उसने हाथ में, सो दैट कोई फिंगरप्रिंट ना छूट जाए। ये हमेशा ग्लव पहन के चोरी करता है ताकि कोई फिंगरप्रिंट ना छूटे, फिंगरप्रिंट नहीं छूटेगा तो नो वन नोज़ कि किसने चोरी की है। अब ये होता है कि ग्लव्स पहन करके ये चाबियाँ उतारता है, दरवाज़ा खोलता है। जैसे दरवाज़ा खोलता है ऐसे एक डॉग बैठा हुआ दिखता है दरवाजे के अंदर, जिसका नाम होता है शेरी। अब क्योंकि ये एक चोर है बाय चॉइस, तो इसको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स पता हैं। टिप्स ये होती हैं कि अगर डॉग को कभी भी कोई डॉग है और उससे बचना है चोरी के दौरान, तो उसका सही नाम लो। दूसरी बात, उसे ऐसे अफेक्शन दिखाओ कि आप उसे कितने टाइम से जानते हो। ये बोलते हैं ऑल राइट शेरी, और वहाँ से चले जाते हैं। ड्राइंग रूम में पहुँचते हैं। ड्राइंग रूम के एक पुरानी पेंटिंग के पीछे एक सेफ़ होता है जिसमें सारी इनकी ज्वेलरी रखी होती है, और अराउंड हॉरेस के हिसाब से अराउंड 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी होती है। और इन्होंने हिसाब लगाया था अगर ये कुछ ज्वेलरी भी चुरा लेते हैं तो, और अगर इन्होंने एक सेट बेचा तो इन्हें 5,000 रुपीज़ अराउंड मिलेंगे एक बार बेचने से, जिससे ये ईज़िली पूरे साल का खर्चा निकाल सकते हैं। अब ये वो सेफ़ के पास जाते हैं, और सेफ़ के पास जाने के बाद एक चीज़ इन्हें बहुत इरिटेट कर रही होती है। वहाँ पे एक टेबल के में बाउल में फ्लावर्स रखे होते हैं। वो फ्लावर्स की जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इनको हे फीवर आना शुरू हो जाता है। अब ये होता है कि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, और इनके दिमाग में एक थॉट चल रहा होता है कि जब लोगों के पास अनाप शनाप पैसा होता है तो लोग कितने बेवकूफ़ हो जाते हैं कि अपने घर के बारे में सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर देते हैं। क्योंकि इस घर के बारे में इन्होंने एक मैगज़ीन में पढ़ा था, जिस मैगज़ीन में इस घर को पूरा डिस्क्राइब करा हुआ था, और इवन इस रूम का प्लान भी दिया हुआ था कि ये रूम कैसा है, कहाँ का कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, और ये उसमें इवन ये भी मेंशन था कि किसी पेंटिंग के पीछे ये सेफ छुपा हुआ है। तो ये बिल्कुल तैयार होते हैं, इन्हें पता होता है कि ये जो नौकर हैं ये 4 घंटे से पहले तो आएंगे नहीं, तो मैं ईज़िली चोरी कर सकता हूँ। और इन्हें ये भी पता होता है कि ये सेफ़ खोलना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ईज़िली ये सेफ़ खोल सकते हैं। रीज़न ये है कि ज़िंदगी बीत गई इनकी लॉक्स और कीज़ के बीच में, तो ये बहुत ईज़िली इसका अलार्म वलार्म तोड़ सकते हैं और 4 घंटे में चोरी करके यहाँ से जा सकते हैं, और किसी को पता नहीं चलेगा कि चोरी इन्होंने करी है। पर इतने में ही पीछे से एक लेडी की आवाज़ आती है कि क्या ये तुम्हें फ़ीवर है, या फिर हे फीवर है, या फिर कोल्ड है। तो ये बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं कि हे फीवर है।
और सडनली फिर उसकी दोबारा आवाज़ आती है और वो ये कहती है कि अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हें किस प्लांट से एलर्जी हो रही है तो तुम बहुत ईजिली इसका स्पेशल ट्रीटमेंट कर सकते हो आइडेंटिफाई करके। नहीं, और अगर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो तुम किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। अब ये क्या होता है, ये पीछे पलट के देखते हैं और देखते हैं कि शेरी एक वुमन के अगेंस्ट में खुद को रब कर रही होती है, और वो जो लेडी होती है वो यंग होती है, बहुत प्रिटी होती है, उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है, और वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है हॉरिस की तरफ और अपने ऑर्नामेंट्स को सीधा कर रही होती है जो उसने पहने होते हैं, और वो शरी से कहती है शरी बैठ जाओ। तो ये सोचती है, हॉरिस सोचते हैं कि घर पे कोई नहीं था तो ये कहाँ से आई। तो वो बोलती है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि घर पे कोई नहीं था तो मैं कहाँ से आई। खैर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हुई थी, पर मैं टाइम पर लौट आई हूँ, एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आते आते एक चोर से मिलूँगी। तो ये रिप्लाई करते हैं कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं किसी फैमिली मेम्बर से मिलूँगा चोरी करते वक्त। तो जो लेडी होती है वो कहती है कि मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है ये कहते हुए कि अब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगी चोरी करने में, पर अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कोई और रास्ता नहीं है। तो हॉरिस कहते हैं मेरे पास रास्ता है, मेरा पहला थॉट था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तो जो लेडी होती है वो कहती है अगर तुम भाग जाओगे तो तुम्हें पता है मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी और वो तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। तो हॉरिस कहते हैं ऑब्वियसली मेरा पहला काम ये होगा कि मैं टेलीफोन वायर्स कट करूँ, और फिर वो एक हेजिटेंट सी स्माइल अपने फेस पे लेके आते हैं और कहते हैं कि मैं ये कोशिश करूँगा कि तुम इतनी देर कुछ ना कर पाओ, क्योंकि मेरे लिए कुछ आवर्स ही काफ़ी हैं चोरी करने के लिए। तो वो कहती हैं कि तुम मुझे हर्ट करोगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं हर्ट नहीं करूँगा, बट मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। तो वो कहती हैं कि तुम मुझे डरा नहीं सकते। हॉरिस कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम ये भूल जाओगे तुमने मुझे देखा था घर के अंदर, और मुझे जाने दो। तो जो लेडी है वो सडनली एकदम शार्प वॉइस में बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, अगर मैं तुम्हें जाने दूँगी तो पहली चीज़ तुम मेरे घर को लूटोगे, दूसरी चीज़ तुम बाहर जाके किसी और को लूटोगे, और सोसाइटी को प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो हॉरिस कहते हैं मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं लूटता, वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं और उन्हें यूटिलाइज़ करना नहीं आता, मैं सिर्फ उन्हीं के घर में चोरियाँ करता हूँ। वो हंसती है। हॉरिस कहते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दो, देखो कोई बात नहीं, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस आई विल नेवर डू दैट, मुझे जाने दो, ठीक है। मैं ये बात अपने मन से कह रहा हूँ। तो वो चुप हो जाती है, ऑब्ज़र्व कर रही होती है हॉरिस को, और सडनली उसे लगता है कि ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है इसे जेल जाने से डर लगता है। तो वो थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में सर हिलाते हुए सामने आती है हॉरिस के और कहती है कि मेरे को हमेशा से ही गलत टाइप के लोग बहुत पसंद रहे हैं। और वो टेबल के पास से एक सिल्वर कलर का बॉक्स उठाती है, उसमें से सिगरेट निकालती है। हॉरिस उसे प्लीज़ करने के लिए अपनी जेब से लाइटर निकालते हैं, ग्लव्स निकालते हैं, लाइटर लगा देते हैं उसके सिगरेट के आगे जलाने के लिए, और कहते हैं कि आई होप तुम मुझे जाने दोगी और किसी को भी नहीं बताओगी। एंड वो कहती है मैं तुम्हें जाने दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि जो तुम कहो मैं वो करने को तैयार हूँ। तो वो कहती हैं कि जब हम लंदन जा रहे थे उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं जितनी भी ज्वेलरी है उसे बैंक अकाउंट में रखाऊँगी, पर मैं भूल गई, और आज मैं इन्हें नीचे लेने आई हूँ, नीचे आई हूँ लेने के लिए, क्योंकि मुझे ये एक पार्टी में आज रात को पहनने हैं। और हॉरिस स्माइल करके बोलते हैं पर तुम पासवर्ड भूल चुकी हो। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही समझा तुमने। तो वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो इस बात को, और मुझे 1 घंटा लगेगा, मैं ये अभी निकाल दूँगा, लेकिन एक दिक्कत है कि मुझे सेफ़ तोड़ना पड़ेगा। तो वो कहते हैं तुम चिंता मत करो उसके बारे में, मेरे हस्बैंड को आने में अभी 1 मंथ है, तो मैं ईज़िली सेफ़ को रिपेयर करा लूँगी। अब ये होता है कि हॉरिस वहाँ से सेफ़ तोड़ करके उसे ज्वेलरी थमा करके वहाँ से निकल आते हैं, और वो 2 दिन तक अपना प्रॉमिस रखते हैं जो उन्होंने उस लेडी से किया था, और वो चोरी नहीं करते। पर जब तीसरा दिन होता है उसकी मॉर्निंग में वो बुक्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि शिट यार, अब तो मेरे पास कोई और सेफ़ नहीं है लूटने के लिए, और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मैं वो बुक्स कैसे ख़रीदूँगा। बट उनको फिर दोबारा चोरी करने का कोई चांस मिलता ही नहीं है, बिकॉज आफ्टरनून में एक पुलिसमैन आता है जो उन्हें ज्वेलरी रॉबरी के चक्कर में अरेस्ट कर लेता है, जो कि उन्होंने शॉर्ट ओवर ग्रेंज में की थी। और रीज़न ये था कि उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो पूरे घर में फैले हुए थे, क्योंकि उन्होंने सेफ जो है वो विदाउट ग्लव्स के खोला हुआ था। रीज़न इसका ये था कि उस लेडी ने उन्हें ट्रिक किया। अब जब ये जाते हैं वहाँ पर और अपनी सफाई देते हैं कि इन्होंने ही मुझे निकालने को बोला था, उनकी वाइफ़ ने ही कहा था कि ज्वेलरी निकाल दो, तो वाइफ़ कहती है व्हाट नॉनसेंस। और जब ये उनकी वाइफ़ को देखते हैं तो एकदम शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वाइफ़ 60 ईयर्स के अराउंड होती है और उसके हेयर्स जो होते हैं वो ग्रे होते हैं और बहुत शार्प टंग्ड वुमेन होती है। तो वो एकदम शॉक रह जाते हैं कि उस दिन जो मेरे को जिस लेडी ने ट्रिक किया था, इसका मतलब वो मेरी ही किसी प्रोफेशन की थी, मतलब मेरी ही प्रोफेशन की थी, जो मुझसे पहले यहाँ पे वेट कर रही थी लूटने का, और उसने मुझे ट्रिक करके मेरे ही हाथों से सारी ज्वेलरी निकलवा दी, मुझे ही फंसवा दिया और ख़ुद साफ निकल गई। अब वो हॉरिस जो हैं वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करते हैं प्रिजन में, और वो अभी भी सोचते हैं कि कितनी ज़्यादा चालाक और चार्मिंग लेडी थी जिसने बहुत ईजिली हॉरिस को ट्रिक कर दिया। और अभी भी उन्हें गुस्सा आता है जब भी कोई ये बात कहता है कि थीव्स के बीच में आपस में भी एक इज़्ज़त और
मान सम्मान एक दूसरे के लिए होता है। तो हॉरेस ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि किस तरह से उस लेडी ने उन्हें ट्रिक किया और उन्हें बेवकूफ़ बना दिया, और उसकी गलती की सज़ा हॉरेस को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि अगर वो उन्हें अपनी बातों में नहीं उलझाती तो हॉरेस ग्लव्स उतारना नहीं भूलते, और अगर हॉरेस ग्लव्स उतारना नहीं भूलते तो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते, और अगर ऐसा नहीं होता तो आज वो प्रिजन में नहीं होते। और दिक्कत इस बात की है कि उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं किया जिस पैसे की चोरी के लिए वो जेल के अंदर हैं। सो दैट्स द स्टोरी। और इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि किस तरह से लोग कैन ट्रिक यू एट एनी एक्सटेंट फॉर देयर बेनिफिट, और इवन थीव्स में भी आपस में कोई रिस्पेक्ट आपस के एक लेवल पे नहीं होती है, क्योंकि all of them, everybody wants to use one another. That's the main theme of the story. They wants to reflect this in the story. I hope you all like this summary of this chapter. लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।